हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में जो है मानव नृत्य के पहले दोस्तों कल के क्लास में नहीं, कल का क्लास हमारे बारिश होने के कारण कल का क्लास हमारा नहीं हो पाया था, क्योंकि कल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू था। तो कल बारिश होने की वजह से हमारा क्लास नहीं हो पाया था। इससे पिछले क्लास में हम लोग मानव नृत्य के बारे में जाने थे और इसके दोस्त के बारे में जाने थे। आज हम लोग अपने क्लास में उससे आगे जानेंगे और मानव नृत्य के दूरदृष्टि दोस्त ये सब के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में जानेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य उदय सूर्यास्त के समय हमें आकाश लाल क्यों नीला क्यों दिखाई पड़ता है, सूरज लाल क्यों दिखाई पड़ता है। आज हम ये सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का क्लास सभी 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप आज का क्लास करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स 5 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं सभी 10th के स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं कि अगर आप आज का क्लास करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10th 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग फिजिक्स से रिलेटेड दे सकते हैं। और साथ में दोस्तों जो भी नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आप जैसे ही मैं लाइव आऊँ या कुछ भी करूँ, वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा क्लास जो है प्रत्येक दिन 8 बजे होता है। तो चलिए दोस्तों, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में पहला, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जब भी मैं अटेंडेंस बनाने के लिए बोलूँ, अगर आप सभी स्टूडेंट अटेंडेंस बनाते हैं, जिसको मैं अटेंडेंस बनाने के लिए बोलूँ, अगर आप लोग अटेंडेंस बनाते हैं और जिस टाइम मैं बोलूँ तो आपको तभी PDF मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट अटेंडेंस बनाने के लिए नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं हम दूरदृष्टि दोष क्या है और उसके कारण एवं उपचार को लिखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है और इसके उपचार एवं उपचार को लिखने के लिए जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखे। दोस्तों मेरा लैपटॉप कुछ कारण से उसका वह ख़राब हो चुका है, तो इस कारण हमें अब मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है जब तक एडेप्टर मेरा आ ना जाए, क्योंकि मेरा एडेप्टर जो है वोल्टेज के कारण उड़ चुका था। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए सॉरी कि पहले जैसे आप लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तब मैं आपको फिर से लैपटॉप पे ही वीडियो लेके आऊँगा। अभी कुछ कारण से लाइव जो है मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है। तो मैं अपने मोबाइल से यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार करके आप लोगों के लिए लाइव लेके आ रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सॉरी, सभी स्टूडेंट्स को सॉरी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले जैसा सुविधा नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पहले जैसा सुविधा आप लोगों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगा और सभी स्टूडेंट को PDF भी दूंगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं और जानते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछता है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखिए। तो सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है। तो नेत्र में दोस्तों उत्पन्न ऐसा रोग जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है किंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है कि मानव जो कारण पीड़ित व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को दोस्तों स्पष्ट रूप से देख लेता है, लेकिन वह निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। वो जो है, अगर आप कोई वस्तु दूर में है तो उसको वह अच्छे से नज़र आ जाता है, लेकिन जो वस्तु हमारे पास में पूरे नज़दीक है वो उसको दिखाई नहीं पड़ता, उसको दोस्तों हम दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। उसके निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता था, वो निकट की वस्तु को नहीं निकट की वस्तु को देख लेता था, लेकिन दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाता, तो निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम नेत्र गोलक इसके दोस्तों कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसका पहला कारण है दूरदृष्टि दोष होने के कारण हमारा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जो छोटा हो जाता है इस कारण जो है, जिससे नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाने के कारण नेत्र लेंस और गोलक, दूरदृष्टि में दोस्तों क्या होता है कि इसमें नेत्र और गोलक का जो है दोनों छोटा हो जाता है, जिस कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। उसके दोस्तों नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, वह आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिस कारण नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसके कारण थे नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। दूसरा, इससे लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र का लेंस जो है वह अधिक पतला हो जाता है, जिस कारण उसकी फोकस दूरी जो हमारी बढ़ जाती है।
इसके उपचार दोस्तों, ऐसे दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस से बने चश्मा का प्रयोग करते हैं। सभी स्टूडेंट्स जान लें कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सभी स्टूडेंट अच्छे से और ध्यान से सुने कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम डैश से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। और पूछ देगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम डैश से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी भी स्टूडेंट को। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण उपचार को लिखे। मैं सभी स्टूडेंट को बता दिया कि किस तरह से पूछेगा और इसे क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो सभी 10th के स्टूडेंट आप लोग अच्छे से देखें और अच्छे से समझे। मैं जितनी भी बातों को बताता हूँ आपको PDF मिल जाएगा, भले समझ लीजिएगा, लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ कि ये पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव आपको बना कर बता रहा हूँ कि यहाँ से आपका क्या ऑब्जेक्टिव बन रहा है। अगर आप सिर्फ सब ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, फिर सब्जेक्टिव छूट जाएगा। तो मैं आपको सब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली बन जाएगा, अगर आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यहीं से बता दिया कि ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ 2 बन गया। आपसे पूछ देगा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट के वस्तु को नहीं देख पाता, दूर की वस्तु को देख पाता है। तो इसमें चश्मा का कौन सा उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखे। अब हमारा 10th क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखे। तो दोस्तों, नेत्र में उत्पन्न ऐसा रोग जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को देख पाता है और ना ही नज़दीक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसको जरा दृष्टि बोलते हैं। वो ना ही दोस्तों दूर की वस्तु को अच्छे से देख पाया, ना ही नज़दीक की वस्तु को अच्छे से देख पाता है, उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। आप लोग इसका एग्जाम्पल एक ही लाइन में समझ जाए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में होता है आपको निकट की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को देख लेता है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या हुआ, तो जरा दृष्टि दोष में हमारा हुआ सोचिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है और निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। सोचिए दोस्तों, मैं गलत बता दिया। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु को, सोचिए दोस्तों, तो दूर दृष्टि दोष में क्या, दूर दृष्टि दोष में वह दूर की वस्तु को देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो चलिए अब जरा दृष्टि दोष समझते हैं। जरा दृष्टि दोष नेत्र में उत्पन्न ऐसा रोग जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को और ना ही नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है, ना ही वह नज़दीक की वस्तु को अच्छे से देख पाता है, ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसके कारण दोस्तों, इसका कारण है नेत्र लेंस में लचकता की कमी आ जाना और सिलियरी पेशियों की संबंधन क्षमता में कमी आ जाना। आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को लिखे। तो हम लिख सकते हैं नेत्र में उत्पन्न ऐसा रोग जिसके कारण स्वपीड़ित व्यक्ति ना दूर की वस्तु को देख पाता अच्छे से, ना ही नज़दीक की वस्तु को देख पाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसके 2 कारण है, पहला नेत्र लेंस की लचकता में कमी आ जाना और दूसरा दोस्तों है सिलियरी पेशियों की संबंधन क्षमता में कमी आ जाना। इसके दोस्तों उपचार करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। हम लोग जो इसके उपचार के लिए, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसको 2 फोकस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा जरा दृष्टि दोष का परिभाषा हो गया, इसके कारण एवं उपचार हो गए। आप लोगों को अगर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो इसमें दोस्तों क्या है, नेत्र में उत्पन्न ऐसा रोग जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को देख पाता है, ना ही नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाए। नेत्र लेंस की लचकता में कमी आ जाना, सिलियरी पेशियों की संबंधन क्षमता में कमी आ जाना। उसके इस दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अबिंदुकता क्या है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, अबिंदुकता क्या है। ये हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, अबिंदुकता क्या है। तो आप लोग समझिए अबिंदुकता क्या है। ये भी दोस्तों 2 नंबर में हमेशा पूछता है कि अबिंदुकता क्या है। तो ऐसा दोष जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति एक ही वस्तु को विभिन्न आकारों जैसे गोलीय, बेलनाकार में देख लेता है, इसे अबिंदुकता कहते हैं। तो अबिंदुकता कैसे बोलते हैं, ऐसा दोष जिसके कारण
पीड़ित व्यक्ति ना एक ही वस्तु को विभिन्न आकार में दोस्तों, जैसे गोलीय देख लेता है, बेलनाकार देख लेता है, इसे अबिंदुकता कहते हैं। यह दोष नेत्र की वक्ता केंद्र में समित खो देने से होता है। यह दोष किसके कारण होता है दोस्तों? अबिंदुकता जो है वक्ता में समिति खो देने के कारण होता है। इसका उपचार दोस्तों सिलिंड्रिकल बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाता है। ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अबिंदुकता लेंस को दूर करने के लिए हम कैसा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए होता है सिलिंड्रिकल बेलनाकार लेंस। और बिंदुकता में उपचार के लिए सिलिंड्रिकल बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ये आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक उल्टाएंगे तो आपको ये कम से कम 5 बार ये एग्जाम में पूछेगा और पूछा भी होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब बिंदुकता देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का क्लास हमारा कुछ लंबा हो सकता है, तो आप लोग टेंशन मतलब कुछ अभी 10 मिनट ही हुआ है, तो 11 मिनट होने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ देर में जो है आज क्लास थोड़ा सा 8:30 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है, क्योंकि आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या समझते हैं? आपसे आप लोग समझते चलिए, वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या समझते हैं। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझे कि आप लोग अगर क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो आपको PDF नहीं दिया जाएगा। और सभी स्टूडेंट को सूचित करते हैं कि मैं जिस टाइम में बोलूँ, अगर आपका उस टाइम अटेंडेंस नहीं बनता है तो आपको फिर PDF नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट मैसेज कर देते हैं, फिर वो मैसेज करते हैं कि मैंने क्लास किया था, लेकिन वो क्लास के दौरान भाग जाते हैं। इसलिए मैं जिस टाइम में बोलूँगा, अगर आप उस टाइम में अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, मैं एक बार नहीं 2 बार चेक कर सकता हूँ। एक बार अटेंडेंस बनाने के लिए नहीं, 2 बार अटेंडेंस बनाने के लिए बोल दूँ तो आप लोग दोनों बार अटेंडेंस बनाएंगे तो ही आपको PDF दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत स्टूडेंट पूरा क्लास को करते नहीं है, फिर बीच में भाग जाते हैं और कहते हैं मैं PDF चाहिए, फिर ऐसा संभव नहीं हो पाता। क्योंकि मैं अगर कोई कहीं गलती इसमें रहे तो फिर मैं आपको सुधारने के लिए बोल देता हूँ। अगर फिर आप लोग गलती ही रटेंगे तो फिर कहेंगे सर गलती बता दिया। इस कारण मैं किसी भी स्टूडेंट को PDF नहीं दूंगा जो क्लास नहीं करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वायुमंडल में भिन्न भिन्न घनत्व वाले अनेक माध्यम हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वायुमंडल में भिन्न भिन्न घनत्व वाले अनेक माध्यम है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडल में भिन्न भिन्न घनत्व वाले अनेक माध्यम है और प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न हो रही है। जैसे सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, जो दोस्तों सूर्य से आ रही प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब इन्हीं माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण इसकी चाल में बदल जाती है, परिणाम स्वरूप इसकी दिशा भी बदल जाती है। दोस्तों क्या कहते हैं अबिंदुकता दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन किसे बोलते हैं? तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में भिन्न भिन्न घनत्व वाले अनेक माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। और सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तब उन्हें इन्हीं माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन माध्यम से? वायुमंडल से और प्रकाश से। इस कारण जो है उसकी चाल जो प्रकाश की चाल बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दिशा भी बदल जाती है। दोस्तों वायुमंडल में प्रकाश की किरण की दिशा में इसी परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। कैसे परिवर्तन? जैसे वो जो आती है वायुमंडल में उसके कारण जो दिशा बदल जाती है, इसी परिवर्तन को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। यहाँ तारे छूट गया दोस्तों, आप लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यहाँ आप लोग लिख सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडल होता है। और इसी कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते नजर, वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यहाँ दोस्तों ये हट जाएगा और आप लिख सकते हैं यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। क्योंकि वो उसका जब अपवर्तन होता है, तारे का जब प्रकाश आती है तो वह भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण वो हमको चारों तरफ से रोशनी हमारे आंखों को मिलती है, जिस कारण वो हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका हो गया? वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या समझते हैं? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए आप हमसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा। आप अब इस क्वेश्चन से समझिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से क्या पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि तारे हमें टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं। आप लोग अच्छे से समझिए, तारे हमें टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं, ये हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, तारे हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आप लोग इसका आंसर समझ सकते हैं। अगर हमसे पूछा तो मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं। तो आप लोग वायुमंडलीय अपवर्तन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप लोग इसका आंसर अब दे सकते हैं। अब हम अपने 30 नंबर के कारण पूछते हैं। यही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, जो आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, वो पूछ सकता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं।
तो ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है ये हमसे पूछ सकता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका हम लोग आंसर जानते हैं, तारे हमें क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे के प्रकाश को हमारी आंखों तक आने में वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले अनेक माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण की चाल जो है बदल जाती है और दिशा में इसी परिवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तारे अगर क्यों टिमटिमाते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोग क्वेश्चन बैक उल्टा के देख सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा है बार बार कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे प्रकाश में हमारे आंखों से आने में वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले अनेक माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण की चाल जो है बदल जाती है और दिशा में परिवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच आभासी समय से आप क्या समझते हैं। दोस्तों क्या क्वेश्चन हमारा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच आभासी समय से आप क्या समझते हैं। ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम जानते हैं। तो सूर्योदय के समय वायुमंडलीय बढ़तन के कारण सूरज को हम उस समय देखने लगते हैं जब वो क्षितिज के नीचे रहता है। दोस्तों वायुमंडलीय बढ़तन के कारण जो है सूरज को हम उस समय देखने लगते हैं जिस समय वो क्षितिज के नीचे रहता है। ठीक उसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी सूरज को हम उसके क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी थोड़ा समय तक देखते हैं। इस कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय जो है 4 मिनट बढ़ जाता है। इसे ही हम आभासी समय कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो क्वेश्चन पूछ दिए और ये क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स कर लें कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच हमें आभासी क्यों नजर आता है। इस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य पॉइंटेड कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि सूर्योदय के समय वायुमंडलीय बढ़तन के कारण सूरज को हम उस समय देखने लगते हैं जब वह क्षितिज के नीचे रहता है। ठीक उसी प्रकार वह जब क्षितिज के नीचे चले जाता है तो उसको भी हम देखते ही रहते हैं। इस कारण उसका दोनों के बीच का समय जो है 4 मिनट बढ़ जाता है। इस कारण सूरज हमें आभासी उस समय का जो टाइम होता है उसको हम लोग आभासी समय बोलते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण निक्षेपण क्या है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, प्रकाश का वर्ण निक्षेपण क्या है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण निक्षेपण क्या है। तो इसका हम लोग आंसर जानते हैं। सूर्य के प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब उसके अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को प्रकाश का वर्ण निक्षेपण, जिसको वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। आप लोग यहाँ वर्ण विक्षेपण है, निक्षेपण होगा, यहाँ पर विक्षेपण होगा, वो होगा। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो सूर्य के समय सूर्य के प्रकाश को जब किसी पृष्ठ से होकर गुजारा जाता है तब उसके अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना का प्रकाश का वर्ण निक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये समझ गया वर्ण विक्षेपण। ये भी 2 नंबर में पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है। ये भी आपसे पूछता है, टिंडल प्रभाव क्या है। तो किसी कोलॉइडल विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या है, किसी कोलॉइडल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप टिंडल प्रभाव क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है और आपको बहुत सारे सर जो हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व किए भी होंगे और बहुत सारे सर नहीं भी बताते होंगे आपको ये क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा और आपसे ये क्वेश्चन पूछता भी है, तो आप लोग ये क्वेश्चन का बस याद करें, टिंडल प्रभाव क्या है। तो मैंने आंसर दे दिया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। मैं PDF भी भेजूंगा तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो आप लोगों को पहला अटेंडेंस बनाने का टाइम अब आता है। आप लोग अपना पहला अटेंडेंस अब बनाएंगे। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास के हमारे देख रहे हैं वह सभी स्टूडेंट जो हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं वह सभी स्टूडेंट्स अपना अटेंडेंस बनाएं। मैं अभी सभी स्टूडेंट का अटेंडेंस लूँगा और इसके बाद भी फिर मैं एक बार अटेंडेंस लेने के लिए कहूँगा। आप लोगों का 2 टाइम अटेंडेंस होगा। अभी एक बार ले रहा हूँ, उसके बाद फिर एक बार लूँगा। तो अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं जल्दी से लाइव चैट में आके अपना अटेंडेंस बना दें। अब हम आगे समझते हैं। आगे अब है हमारा 1 पट स्पेक्ट्रम क्या है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा है 1 पट और स्पेक्ट्रम, जिसका दोस्तों स्पेक्ट्रम 1 पट को हम लोग बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है। तो दोस्तों जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब पर्दा पर उसके अवयवी रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इसी ही 1 पट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या हो गया, तो जब सूर्य को प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब उसके पर्दा पर उसके अवयवी रंग, जो उसके अवयवी रंग होते हैं प्रकाश के, वह जो एक रंगीन पट्टी उस सब का दिखाई पड़ता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं 1 पट स्पेक्ट्रम। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसे मैंने आज की क्लास के शुरुआत में ही बताया है कि आज की क्लास से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है और हर एक साल इस पूरा आज के थ्योरी में से एक क्वेश्चन आपके बाद हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही है।
तो इसलिए आप लोग वन पट या स्पेक्ट्रम क्या है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर ले। तो जब सूरज के प्रकाश को प्रिंस से होकर गुजरा जाता है तब पर्दा पर उसके अवयवी रंगों में एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है, इसे वन पट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसमें सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है, जिसके पड़ने वाले रंगों में कुल 7 रंग होते हैं, जिसे संक्षेप में बेजीनाला कहते हैं। जैसे बैंगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, इस प्रकार 7 रंग हमारे हो गए उस पट्टी में दिखाई पड़ते हैं। तो इसको तो शॉर्ट में बेजीनाला कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा है एंगस्ट्रम क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एंगस्ट्रम क्या है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 1 एम्पियर, 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर। आपसे पूछ सकता है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू डैश डैश डैश, तो इसका होता है 10⁻10 मीटर। तो हम समझ लेते हैं एंगस्ट्रम क्या है। यह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का एक अन्य प्रचलित मात्रक है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को नापने का एक प्रचलित मात्रक है। तो आप लोग इसको याद कर ले, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन है इंद्रधनुष क्या है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष क्या है। तो दोस्तों इंद्रधनुष कभी कभी वर्षा के बाद जब सूर्य चमकता है तो आकाश में धनुष के आकार का एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है, इसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष हम क्या समझते हैं, इंद्रधनुष कभी कभी वर्षा के बाद जब सूर्य चमकता है तो आकाश में धनुष के आकार की एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। इसमें दोस्तों 7 रंग होते हैं जो श्वेत रंग में उपस्थित इन सभी के अवयवी रंग होता है, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। बेजीनाला जो मैंने डिस्कस किया था वह श्वेत के अवयवी रंग होते हैं। एक हमारा पास है श्वेत कलर, उसी से सभी अवयवी रंग बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वायुमंडल में गैस के अणु, पानी के बिंदु, धूलकण आदि पदार्थ में उपस्थित होते हैं। सूर्य का प्रकाश इन सभी कणों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। आप इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में गैस के अणु, पानी के बिंदु, धूलकण आदि पदार्थ में उपस्थित हैं। सूर्य का प्रकाश इन सभी कणों से होकर गुजरता है। सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, इसलिए हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है तो उसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में गैस के अणु, पानी के बिंदु, धूलकण आदि पदार्थ में उपस्थित रहते हैं और सूर्य का प्रकाश इन सभी कणों से होकर गुजरता है। जिसमें सबसे सूक्ष्म कण जो है सूक्ष्म गैस के अणु सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नीले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करता है और यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पड़ता है। इस कारण आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और हमसे पूछता है, चांद पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि चांद में, ये सब को सवाल आपके मन में भी रहता होगा। तो आज आप लोगों को ये सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग का आज के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सभी प्रकार का आप लोगों के मन में जो भी सवाल थे इस रिलेटेड, वह सब आपको आज के बाद क्लास के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चंद्रमा में खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके फल से वहाँ का परिक्रमण नहीं होता। चंद्रमा पर जो है कोई भी प्रकाश वायुमंडल नहीं है, वहाँ जो है प्रकाश का परिक्रमण जो है वायुमंडल है ही नहीं, तो उस कारण उसका परिक्रमण होगा नहीं। इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आज का ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ये सभी स्टूडेंट के से बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। इसलिए मैंने आज जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वह सभी एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया आप लोगों से, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच सूरज हमें लाल क्यों दिखाई देता है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर हमारी आंखों तक आने में सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। क्या है दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से होकर
हमारी आंखों तक आने में सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे अधिक से अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। जो वायुमंडल में हमारे कण होते हैं, इसे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। कण प्रकाश में उपस्थित नीले रंग को प्रकर्णित कर देता है। जब सूर्य का बचा हुआ जो प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, उनमें सबसे मुख्य रंग लाल होता है, जो सबसे हमारे आंखों तक आता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल दिखाई पड़ता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है, मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर समझ रहा हूँ। आप लोग एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन का आंसर रिपीट कर दूँ और फिर से आप लोगों को एक बार मैं अटेंडेंस बनाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं सभी स्टूडेंट को सूचित करता हूँ कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरा क्लास देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट अटेंडेंस बनाए और अभी के अटेंडेंस पर जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे और तभी के स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, मैं दोनों से मिलान करके ही उसको PDF दूंगा। और क्लास एंड होने के बाद, अच्छा समझिए, क्लास एंड होने के बाद सभी स्टूडेंट जो मेरे क्लास को अटेंड किए वो सभी हमें मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ। जो आप जिस नाम से आप हमें मेरे व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल में कमेंट कर रहे हैं, आप उसी नाम के साथ हमें मैसेज करेंगे और आप लोगों को उस मैसेज करने के 10 मिनट के बाद आपको आज का PDF दिया जाएगा। जिस समय आप मैसेज करेंगे आपका नाम मैच करेगा तो उस समय के बाद आपको PDF दिया जाएगा। तो इसलिए सभी स्टूडेंट जो है अपना जिस नाम से वहाँ क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका कमेंट आ रहा है उसी चैनल नाम से आप यहाँ भी कमेंट करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना अटेंडेंस बनाए और इस क्वेश्चन को भी समझे। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या होता है, प्रकाश वायुमंडल से होकर हमारी आंखों तक आने में सबसे लंबी दूरी तय करती है। इससे अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। जिस कारण प्रकाश में उपस्थित नीले रंग को प्रकर्णित कर देता है। जब सूर्य का बचा हुआ जो प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, उनमें सबसे मुख्य रंग जो है वह लाल बच जाता है, जिस कारण सूर्योदय सूर्यास्त के समय में सूरज लाल दिखाई पड़ता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ लें। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9572222339 पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे वहाँ समझा दूंगा। और दोस्तों कल हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। दोस्तों कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, कल हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं यहाँ अपना नंबर लिख दिया हूँ 9572222339। तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ PDF दे दूंगा। सभी स्टूडेंट्स इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो ही आपको PDF दिया जाएगा। आप दूसरे नंबर पर मैसेज कर रहे हैं तो फिर आपको PDF देना आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेरा जो नंबर है आप उस पर मैसेज करें। सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो मेरा नंबर है उसी पर आप लोग मैसेज करें। और दोस्तों आप लोग अपने इस क्लास को अपने दोस्तों से जितने से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपका भी सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास को बहुत कम ही स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब से हमारा जो नेक्स्ट क्लास हो कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट जो हमारे क्लास को रोज़ अटेंड करें। तो क्योंकि आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें सभी स्टूडेंट जो है बहुत दूर दूर के हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानते। तो आप लोग अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जल्दी जल्दी मैसेज करें। बाय।